हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। इस बार जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। तो बिफोर मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या डिफरेंस होता है, या फॉरवर्ड फेलियर कब बोलते हैं, बैकवर्ड फेलियर कब बोलते हैं, मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कंजेशन का मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कंजेशन की वजह से पेशेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, इस टाइम पे जब आप आराम से मुझे बैठ के सुन रहे हैं तो आपका और मेरा राइट वेंट्रिकल एक साथ एक ही टाइम पर इक्विवेलेंट पावर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटा में ब्लड स्टैंड करेगा तो हर बार जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो तकरीबन 80 ml ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में और 80 ml ब्लड ही हमारे राइट वेंट्रिकल से पल्मरी आर्टरी में जाता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन लेट अस अज्यूम कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में डैमेज हो गया। डैमेज होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 मायोकार्डाइटिस। आप जानते हैं कोविड-19 का जब पैंडेमिक था तो बहुत सारे लोगों की डेथ सिर्फ निमोनिया और ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से ही नहीं हुई, लेकिन उनमें से कुछ पेशेंट्स की डेथ इवन हार्ट फेलियर से हुई। क्यों? क्योंकि कोविड वायरस ने हार्ट के मसल को भी डैमेज कर दिया। और लेट अस अज्यूम इस टाइम पे कोविड वायरस ने मेरे इस पर्टिकुलर पेशेंट के लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स को डैमेज किया हुआ है, जिसकी वजह से 80 ml की जगह पे इस टाइम पे फिलहाल 79 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है। डिफरेंस कितना है? सिर्फ 1 ml का। लेकिन इस 1 ml से देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है कि अगर 80 ml की जगह पे सिर्फ 79 ml ब्लड बाहर जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कुछ ब्लड बच जाएगा भाई, तकरीबन 1 ml एक्स्ट्रा ब्लड बच जाएगा पर बीट ऑफ द हार्ट। मैं मैथमेटिक्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतनी बात बोली कि 80 ml की जगह पे सिर्फ 1 ml ब्लड कम बाहर जाएगा, तो एक्स्ट्रा कितना रह जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में? 1 ml। अगर हार्ट 1 मिनट में 60 टाइम बीट करता है, अगर 60 बीट्स पर मिनट है और एक बीट में अगर 1 ml रह जाता है, तो 60 के रेट पे देखा जाए तो 60 ml ब्लड एक्स्ट्रा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रह जाएगा। और अगर 60 ml ब्लड आपका 1 मिनट में रह गया, मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू ली थी 60 की, ये तो लोअर साइड और नॉर्मल पे लिए पे। नॉर्मली तो हमारा हार्ट जो है वो 60 से 100 की रेंज के बीच में फिजियोलॉजिकली बीट करता है, पर अगर मैं सिर्फ 60 का भी रेट लेके चलूँ तो 60 ml ब्लड सिर्फ 1 मिनट में एक्स्ट्रा लेफ्ट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो अगर आप हिसाब लगाइए 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 ml ब्लड एक्स्ट्रा लेफ्ट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट कर जाएगा। क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में इतनी जगह है कि वो 600 ml ब्लड को एक्यूमुलेट कर पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर एक तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके दिखा रहा हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल ग्रॉसली डायलेटेड है, लेफ्ट एट्रिया भी ग्रॉसली डायलेटेड है। देयर इज एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कंजेशन इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द पेशेंट, देयर इज एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कंजेशन इन द लेफ्ट एट्रिया ऑफ द पेशेंट, क्योंकि इतना सारा ब्लड तो यहाँ एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकता। तो ये सारा का सारा ब्लड जाएगा कहाँ? ये सारा का सारा जो ब्लड है ये कहाँ पे कंजेशन कर देगा? वो कंजेशन कर देगा लंग्स में। और मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया ये दिखाने के लिए कि अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कंजेशन होगी, लेफ्ट एट्रिया में भी कंजेशन होगी, जिससे ये कंजेशन पल्मरी वेन्स में भी हो जाएगी। और अगर पल्मरी वेन्स में कंजेशन होगी तो फिर लंग्स में भी कंजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसको हम पल्मरी एडिमा बोलते हैं। ये पल्मरी एडिमा से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो सर्कल है ये एल्वोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है और एल्वोलाई के आसपास ब्लड वेसल्स होती है। तो हमारे एल्वोलाई के आसपास मल्टीपल ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें ऑक्सीजन एल्वोलाई से डिफ्यूज़ करके मूव करके इन ब्लड वेसल्स में जाती है, ताकि हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि इन ब्लड वेसल्स में जो हार्ट की आसपास की ब्लड वेसल्स हैं और जो लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेशर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे मैंने प्लस साइन से दिखाया क्योंकि इन ब्लड वेसल्स में भी कंजेशन हो गया। वो कंजेशन क्यों हुआ, मैं रिपीट करता हूँ। कोविड-19 मायोकार्डियम को डैमेज किया, मायोकार्डाइटिस हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट किया तो लेफ्ट एट्रिया भी डायलेट कर गया, लेफ्ट एट्रिया डायलेट किया तो पल्मरी ब्लड वेसल्स जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वो भी कंजेस्टेड हो गई हैं, जिनकी वजह से इनमें से फ्लूइड लीक करके इन सारी की सारी ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड लीक करके एल्वोलाई में आ जाएगा। और अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप ये समझ जाएंगे कि पेशेंट को पल्मरी एडिमा हो रहा है। पल्मरी एडिमा से मतलब कि एल्वोलाई में पानी भर रहा है।
देखिए अगर प्लूरल स्पेस जो लंग्स की कवरिंग होती है अगर उसमें पानी भरता है उसे तो हम प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। जो लंग्स के बाहर कवरिंग होती है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं, अगर उसके दो लेयर्स होते हैं विसरल और पैराइटल, अगर उनमें पानी भर रहा होता है उसे तो हम प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन फिलहाल फ्लूइड कहाँ पे भर रहा है, एल्वोलाई के अंदर। तो मेरे पेशेंट को अल्टीमेटली क्या डेवलप हुआ, इसको हम बोलते हैं पल्मरी एडिमा, जो कि इतना खतरनाक है कि अगले कुछ मिनट में ही इसकी डेथ हो जाएगी। और तकरीबन कितने मिनट में डेथ हो सकती है एक्यूट हार्ट फेलियर में, तो मैंने आपको मैथमेटिकली यहाँ पे दिखाया कि सिर्फ 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में अगर किसी आदमी का लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन सिर्फ 1 ml कम हो जाए, देखो डैमेज तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैं तो बहुत ही मिनिमल वैल्यू बोली है ना, 80 का मैंने 17 ml किया। सिर्फ 1 ml के डिफरेंस से एक इंडिविजुअल सिर्फ 10 मिनट्स में एक्सपायर हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे वेंट्रिकल्स कितनी प्रिसाइसली पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं हमारे, मतलब फीटल लाइफ से लेके टिल द एंड ऑफ लाइफ हमारे दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ इक्वलेंट पावर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की टाइमिंग खराब हो जाएगी, जो टाइमिंग वाली खराब होती कंडीशन जिसमें लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो कार्डियोमायोपैथी होती है, जिसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तो मैंने ये बोला कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों एक साथ कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी कम पावर से कर रहा है, एक नॉर्मल पावर से कर रहा है, तो जो वेंट्रिकल कम पावर से करेगा उससे ब्लड बाहर कम जाएगा, जिसकी वजह से उसमें वेंट्रिकल के चैम्बर में कंजेशन हो जाएगी, जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी पे देख भी पाते हैं। तो रूटीनली जब हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी को क्यों हम इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर कार्डियक कंडीशंस बोलते हैं, क्योंकि वो इस कंजेशन को आइडेंटिफाई कर पाती है। तो मैंने इस डायग्राम में लेफ्ट वेंट्रिकल को डायलेटेड दिखाया, लेफ्ट एट्रिया को डायलेटेड दिखाया, पल्मरी वेन्स में कंजेशन दिखाई, और फिर मैंने दिखाया कि जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से लीक करके एल्वोलाई में पहुंच जाएगा, जिसे हम पल्मरी एडिमा या कार्डियोजेनिक पल्मरी एडिमा बोलते हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट देती है कि क्यों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक लीथल कंडीशन है जिसमें पर्सन कैन डाई विद इन फ्यू मिनट्स। तो अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक कॉज तो मैं बोल ही चुका हूँ कि दैट कुड बी कोविड-19 मायोकार्डाइटिस, लेकिन फिलहाल तो अभी कोविड नहीं है। तो एक और कॉमन इंपॉर्टेंट रीज़न देखते हैं जो कि इंडिया में काफ़ी वैलिड है, क्योंकि इश्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको इश्केमिक हार्ट डिजीज़ होता है, उनको एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस आ जाती है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को ट्रिपल वेसल डिजीज़ है तो मैंने उसको बताया कि आपको कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करानी पड़ेगी। अब होता यही है कि हम बोल तो देते हैं लेकिन पेशेंट्स करवाते तो है नहीं है। ऑपरेशन के नाम से पहली बात तो देखिए खर्चे वाली बात है, और अगर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री हो भी जाए तो पॉइंट है कि वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि हो सकता है उसको डेट 6 महीने बाद की मिले। एक ट्रिपल वेसल डिजीज़ का पेशेंट है जिसको मैंने बताया कि सर आपकी तीनों बड़ी कॉर्नरी आर्टरीज में, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, जो 3 हार्ट की बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उन सब में ऑलमोस्ट 80-90% ब्लॉकेज सब में प्रेजेंट है। तो बाईपास ग्राफ्टिंग करा लो, लेकिन पेशेंट ने करवाई ही नहीं। तो अगर जो आदमी को हमने बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए बोला है और वो नहीं करवाता है तो उसके हार्ट में ऑक्सीजन की कमी से डैमेज हो जाता है, जिसे बोलते हैं इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी। तो इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी कब मिलती है, तो उन पेशेंट्स में जो अपना इलाज नहीं कराते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे ये जो पेशेंट्स थे इनको लेट मी से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में 80-85% ब्लॉकेज थी। तो मैंने बोला कि सर आप स्टेंट डलवा लीजिए। तो मैंने तो उसकी फाइल पे लिखा था PCI, दैट इज बलून एंजियोप्लास्टी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन विद स्टेंटिंग। मैंने उनको बताया था कि आपकी कॉर्नरी आर्टरी में क्योंकि ब्लॉकेज है तो आप स्टेंटिंग करवा लीजिए, लेकिन पेशेंट ने हाँ तो बोल दिया लेकिन उसने करवाया ही नहीं। तो ऐसे केस में क्योंकि उसके हार्ट में ऑक्सीजन की कमी है तो हार्ट को डैमेज हो जाएगा, जिसे हम इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं जिससे MCQ भी कवर हो जाएगा। सपोज वो आपसे बोलता है कि एक पेशेंट को डबल वेसल डिजीज़ है, डबल वेसल डिजीज जैसे कि उसकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और राइट कॉर्नरी आर्टरी दोनों में ही 90% ब्लॉकेज है। तो मैंने उसको बोला कि सर आपका इलाज करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि सर क्या ट्रीटमेंट है। तो मैंने बताया कि सर आपको ना परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन, मतलब बैलून से हम जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको डायलेट कर देंगे और फिर 2 स्टेंट लगा देंगे। तो डबल वेसल डिजीज का भी जो आंसर करके आओगे एग्जाम में वो PCI विद स्टेंटिंग ही होगा। ट्रिपल वेसल डिजीज में PCI विद स्टेंटिंग मत आंसर करके आना, ट्रिपल वेसल डिजीज में आप आंसर करना कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अब इस टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से एंजाइना पार्ट 1 में भी बात करी हुई है। तो अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है और आप सीधा इस वीडियो पे आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद में भी जंप मत करिए, इस वीडियो को पूरा सुनिए, लेकिन उसके बाद में आप एंजाइना पार्ट 1 वाले वीडियो को सुनेंगे तो आपको इन टर्म्स के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फाइनल जो समरी है वो इस तरीके से है कि जो इश्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनको इंटरवेंशंस के लिए बोला जाता है, वो दवाई खाने के लिए तो राज़ी हो जाते हैं
क्योंकि चेस्ट पेन हो रहा है तो दवाई तो खाने के लिए राजी होगा। लेकिन ऑपरेशन कराने में अगर देरी करी जाए तो हार्ट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल्स में डैमेज हो जाता है, हार्ट ठीक से काम नहीं करता। मैं बोल सकता हूँ इनको डेवलप होगा लूज डैमेज्ड फ्लैबी हार्ट। तो वो लूज डैमेज्ड फ्लैबी हार्ट की वजह से पावर कम हो जाएगी, पावर कम होगी तो कंजेशन हो जाएगी, और कंजेशन की वजह से पल्मरी एडिमा डेवलप हो जाता है। एक और सिनेरियो बताता हूँ जो बहुत बारी आपको ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में जब आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे देखोगे। बहुत बार हमारे पास में जो विलेज से लेडीज़ आती हैं जिनकी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, 18 साल पे, 19 साल पे, 20 साल पे शादी हो गई थी, और वो ऑलरेडी 21 साल की उम्र तक 2 बार माँ बन चुकी है। देखिए अगर एक लेडी को यंग एज पे प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद में वो जो 2 बच्चों के बीच का गैप है वो भी अगर 3 साल से कम का हो, तो आप जानते हैं कि एक डिलीवरी के टाइम पे जो लेडी को अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है उससे जो आयरन की कमी होती है उसको पूरा होने में तकरीबन 3 साल लगते हैं। तभी हम स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन आइडली 3 इयर्स बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए ना 18-19 साल पे जैसे विलेज में कई बार मैरिज कर देते हैं और 21 ईयर्स की एज तक होते होते उसके ऑलरेडी 2 बेबीज हो चुके हैं। तो उस लेडी की शरीर में आयरन की कमी होगी, सिवियर अनीमिया होगा। हेमोग्लोबिन की कमी के रहते अगर हेमोग्लोबिन ही कम है तो शरीर में ऑक्सी हेमोग्लोबिन की कमी होगी, मतलब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इन पेशेंट्स की कॉर्नरी आर्टरीज में कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कोई कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कॉम्प्रोमाइज इन अ सेंस कि ऑक्सीजन तो फिर भी नहीं पहुंच रहा। देखिए जो पॉइंट नंबर 1 है वहाँ तो सप्लाई की प्रॉब्लम है कि कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई तो सप्लाई कम हो गई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एज सच कॉर्नरी आर्टरी की सप्लाई तो नॉर्मल है, पर उसके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता ही कम हो चुकी है। वो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता क्यों कम हो गई है? क्योंकि हेमोग्लोबिन की कमी है। जैसे हेमोग्लोबिन इसका 4 ग्राम 5 ग्राम, मतलब इतना आपको जुबान इतनी सफ़ेद मिलेगी, हाथ बिल्कुल बिल्कुल पिंक होने की जगह पे बिल्कुल सफ़ेद मिलेंगे कि आप देख के बोलोगे भाई हाउ इज दिस पर्सन अलाइव। बट आई मीन रेजोल्यूशन, हैट्स ऑफ टू विमेन पावर कि वो इतने कम हेमोग्लोबिन में भी घर का भी काम कर रही है, तीसरी बार फिर से प्रेग्नेंट है, और वो जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपके आएगी तब वो हार्ट फेलियर में चली जाएगी। तो बहुत बड़ी हार्ट फेलियर की जो मैनिफेस्टेशन है वो हम जब हमारी ऑब्स्टेट्रिक्स में पोस्टिंग होती है तब हम देख रहे होते हैं। तो इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी और सिवियर अनीमिया 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं क्यों हार्ट फेलियर हो सकता है। तीसरा कारण है ये जो पेशेंट है ये अल्कोहलिक है। अब अल्कोहलिक्स जो है वो सारा टाइम अल्कोहल तो पीते रहते हैं, पर इतनी अल्कोहल पीने की आदत पड़ गई। पहले तो क्या करता था, अल्कोहल भी पीता था, स्नैक्स भी साथ में लेता था, चिकन भी खाता था, साथ में कुछ और भी स्नैक्स ले लेता था। अभी क्या उसको पीने की इतनी आदत हो गई है कि अब उसको स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, अब तो उसको सिर्फ सिर्फ जैसे वो हिंदी में बोलो दारू चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स को क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खा रहे होते तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। किस विटामिन की? विटामिन B1 की। और इस विटामिन B1 की कमी की वजह से, थायमिन की कमी की वजह से हार्ट के मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाते। क्योंकि हार्ट के मसल्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो इसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। कंजस्टिव हार्ट फेलियर से पल्मरी एडिमा हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो वेट बेरी को वेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पल्मरी एडिमा होता है, इसमें एल्वोलाई में पानी भर रहा होता है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वेट बेरी वेट वर्ड क्यों आया? क्योंकि वेट लंग्स है। वेट लंग से मेरा मतलब कि मेरा जो पेशेंट है उसे पल्मरी एडिमा है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये अल्कोहलिक पहले तो बहुत पीता था लेकिन अभी इसका सांस फूल रहा है, यहाँ तक कि ये बाथरूम भी जाएगा। तो बाथरूम से देखिए, मतलब नॉर्मली तो आजकल अटैच बाथरूम ही होता है, तो चल के जाना है मत 4-5 कदम और वापस आना है, तो 10 कदम चलने पे इसकी सांस ऐसे फूल रही होगी जैसे कि ये हाफ मैराथन दौड़ के आया हो। तो ऐसा मरीज जो कि पहले तो मतलब कहता था कि मेरी बड़ी कैपेसिटी है, मैं तो पूरी पूरी बोतल पी जाता हूँ। हनी सिंह का एग्जांपल है, उसने गाना बनाया 4 बोतल वोडका वाला। वो बाद में जाके उसको रियलाइज हुआ कि यार ये तो लिवर का तो डैमेज जो हो रहा है वो हो रहा है, इवन कार्डियक मसल को डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो वेट बेरी एक ऐसी कंडीशन है जो हार्डकोर अल्कोहलिक्स में, जो कि अब खाना नहीं खा रहे, वो सिर्फ अल्कोहल से ही कैलोरीज पूरी कर रहे हैं, जिसको सुबह उठते ही कहता है मेरे सुबह उठ के हाथ कांप रहे सर, तो अगर मैं नहीं पीऊँ ना तो मैं कुछ कर नहीं सकता, आई कैन नॉट फंक्शन। देखिए एक इंडिविजुअल ना अगर अकेले बैठ के पी रहा है तो हमेशा दिक्कत वाली बात है। सोशल ड्रिंकिंग में आप जजमेंटल, एज हेल्थ केयर वर्कर हमें जजमेंटल नहीं होना है कि भाई कोई आदमी पी रहा है तो क्यों पी रहा है, भाई एंजॉयमेंट के लिए पी रहा है, हमारे को कोई राइट नहीं है उसको बोलना कि भाई मत पियो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो अकेला बैठ के पी रहा है, दैट मीन्स यू एज अ हेल्थ केयर वर्कर रियलाइजिंग कि उसको डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है।
क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल अकेला बैठ के पी रहा है, दैट मीन्स द फैक्ट कि उसके ऑर्गन्स में डैमेज होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि वो अल्कोहल डिपेंडेंट हो गया है। अल्कोहल ऐसा ही करती है, आदमी को डिपेंडेंट बना देती है। फिर उसके पास पैसा नहीं होगा ना, तो वो चोरी करेगा, वो घर में मंदिर से पैसा चुरा लेगा, वो वाइफ को बीट करेगा, वो पेरेंट्स के साथ अब्यूज करेगा, गाली निकालेगा, बिकॉज वो आपको बोल देगा पैसा दे दो। तो आई मीन नेवर मेस अराउंड विद दीज पीपल, बिकॉज इन लोगों में डिलीरियम ट्रेमेंस भी होता है, जो आगे अल्कोहल के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। पर मुझे ये बताना था कि अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी भी डेवलप हो सकती है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर साथ में होगी तो उसे हम वेट बेरी बोलते हैं। और जो मेरा अगला पेशेंट है, इनको बीपी की प्रॉब्लम है, इनका बीपी हमेशा बढ़ा रहता था और ये दवाई खाते नहीं थे। जितनी बार ये मेरे पास आए, मैंने इनको बोला भी कि सर अब दवाई क्यों नहीं खाते हैं, तो हंस दिया कि मैं तो जी मैंने तो लाफ्टर क्लब ज्वाइन करा हुआ है, मैं योगा करता हूँ, मैं नंगे पाँव पार्क में चलता हूँ, तो उससे मेरा बीपी कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, वो सब करना है, वो पेशेंट को मना नहीं करेंगे कि आप योगा करिए, आप किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक लीजिए, होम्योपैथिक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ब्लड प्रेशर की दवाई तो खाइए, क्योंकि अगर बीपी शूट अप कर जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब बोलते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब बोलते हैं, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 और डायस्टोलिक नीचे वाला बीपी 130 मिलीमीटर मरकरी से ऊपर जा रहा है, और साथ में पेशेंट को टारगेट ऑर्गन डैमेज है। टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब जैसे कि हार्ट फेल कर गया या ब्रेन में डैमेज हो गया, तो उसे ब्रेन हैमरेज हो गई। तो सिर्फ हाई बीपी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस मत बोल देना, सपोज। और ऐसे आपने देखा भी होगा, बड़े सारे मरीज होंगे जिनका बीपी 250/150 होगा, सिर में दर्द हो रही है लेकिन उससे स्ट्रोक नहीं है। 250/150, लेकिन उसको हार्ट फेलियर नहीं है, उसको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलते हैं, उसको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलते हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का बोलते हैं जब बीपी की वैल्यू 220/130 के ऊपर है, प्लस टारगेट ऑर्गन डैमेज, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर बीपी भी बढ़ा हुआ है और साथ में टारगेट ऑर्गन, मतलब जैसे कि दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ना, हार्ट और ब्रेन, तो अगर हार्ट में डैमेज हो गया, ब्रेन में डैमेज हो गया, दैट मीन्स, या किडनीज में डैमेज हो गया, दैट मीन्स कि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, जिसका दूसरा नाम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी भी होता है। मैं आपको यहाँ पे दूसरे कलर से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर किसी पेशेंट का बीपी सिर्फ लेट मी से 220/130 है, लेकिन उसको टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, वो पेशेंट तो सिर्फ सिर दर्द के साथ आपके पास आया था, कह रहा सिर भारी है, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा, या मैं सुबह जागता हूँ तो सिर बहुत भारी होता है, मैं काम पे फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो इन लोगों को मैं बताऊंगा कि आपको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का मतलब है कि सिर्फ कि उसको एलिवेटेड बीपी है, वो बीपी इवन 220/130 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस एलिवेटेड बीपी वाले मरीज़ को कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है। जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी वाले मरीज़ होते हैं उनको हम तो भर्ती भी नहीं करते, उन्हें तो हमें ओरल ट्रीटमेंट देना है। और वो ओरल ट्रीटमेंट क्या आ जाएगा, तो वो जो ओरल ट्रीटमेंट होगा वो एस इनहिबिटर्स हो सकता है। तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में तो हम एस इनहिबिटर को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस या इमरजेंसी है, तो फिर हमें इस टाइप की दवाइयाँ देनी होती हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आईवी ड्रग्स दिए जाते हैं। मैं 30 सेकंड्स वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब 30 सेकंड्स यहाँ पे रुक रहा हूँ या स्लो कर रहा हूँ। आप नोट्स मत देखना, आप मुझे बिना नोट्स देखे हुए अपनी फार्मा के नॉलेज से बताओ। इंट्रावेनस ड्रग्स जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। मुझे पता है आप नोट्स यूज़ करोगे तो फिर तो आपके लिए कोई मतलब मज़ेदार बात नहीं रहेगी, बट क्योंकि आप लोग फार्मा पढ़ चुके हैं, और हो सकता है कि आप इस टाइम पे जब मुझे सुन रहे हैं तो आप अभी सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं, आपने अभी भी फ्रेश ड्रग्स के बारे में पढ़ना शुरू किया है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो आईवी दिए जाते हैं, यस, आई थिंक मैंने काफ़ी मौका दिया आप लोगों को सोचने के लिए, मजबूर किया। तो दवाई है एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसका नाम है निकार्डिपिन, या एक और दवाई है जिसका नाम है लबीटालॉल। ये कुछ इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेड मेडिसिन हैं जिनसे हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और लिखता हूँ जिसका नाम मैं लिखूंगा, तो मैं 120% श्योर हूँ कि यह नाम तो आप सबने पढ़ा ही होगा, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो बहुत बार एग्जाम में वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप पढ़ते ही बता दोगे, तो आपको निकार्डिपिन और लबीटालॉल भी जानना है। और आज आपने ये सीखा कि अगर किसी का सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे तो इमरजेंसी बोलेंगे, पर बीपी बड़े होने के साथ में उसको हार्ट फेलियर भी हो गया, फिर उसे अर्जेंसी नहीं बोलेंगे, फिर उसे एमरजेंसी बोलेंगे। और इस इमरजेंसी में आईवी ड्रग्स देके हमने पेशेंट को मैनेज करना है। तो जितने भी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं उन्हें एडवाइस यही करना है कि मेडिसिन रेगुलरली कंज्यूम करें। हाइपरटेंशन की दवाई सुबह उठते ही खानी है। इस पे आपका क्वेरी होगी, सर सुबह उठते ही क्यों खानी है? भाई सुबह उठते इसलिए खानी है क्योंकि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वेजो कॉन्स्ट्रक्शन सुबह के टाइम पर ज़्यादा होता है।
क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है तो हार्ट पे स्ट्रेस भी सुबह के टाइम पे ज़्यादा पड़ता है। आपने देखा ना, एमआई यूजली सुबह के टाइम पे ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रोक आपने देखा होगा यूजली सुबह के टाइम पे ज़्यादा कॉमन है। तो क्यों ऐसा है कि हार्ट अटैक सुबह के टाइम पे होता है, क्यों ऐसा है कि स्ट्रोक सुबह के टाइम पे ज़्यादा कॉमन होता है? क्योंकि बीपी सुबह के टाइम पे ज़्यादा होता है तो हार्ट पे स्ट्रेस भी ज़्यादा पड़ता है। दिस एक्सप्लेन्स द फैक्ट कि हाइपरटेंशन की दवाई शुड बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आइडली उसको बताएंगे कि आप सुबह उठते ही जैसे अपना ब्रश वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में जैसे आप चाय पी रहे हैं तो आप उसके साथ में ब्लड प्रेशर की दवाई खा लें। आप नहीं करना चाहते, आप चाहे खाली पेट खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ब्रश नहीं भी किया, पर हाइपरटेंशन की दवाई जो है वो सुबह उठते ही खानी है। अदरवाइज ब्लड प्रेशर विद एज डिफ़िकल्ट टू मैनेज होता रहता है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होता रहता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पेशेंट को हार्ट फेलियर के मैनिफेस्टेशंस डेवलप हो सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, एक कदम तक नहीं चला जाएगा, चेयर पे बैठे बैठे भी उसका सांस ऐसा फूल रहा होगा जैसे कि वो कोई मैराथन दौड़ के आए। भाई अगर आप रनिंग करोगे तो आपके ये स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपको एलेनाजाई की फ्लेयरिंग होगी, जो हमारे नेजल फ्लेयर्स हैं उनकी फ्लेयरिंग होगी, तो एलेनाजाई मसल्स या स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रेस में दौड़ के आया है। दैट कुड ऑफ फीचर्स कुड बी प्रेजेंट इन द केस इन दोज पेशेंट्स जिनको हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है। और ये कॉजेज जो हैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी, वो मरीज जिसको बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए बताया गया था, मना कर दिया, नहीं करवाया। सिवियर अनीमिया, बेरी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो मैं सिर्फ ऐसे बोलना चाहूँगा कि आप इसको यहाँ पे कॉजेज़ को ना आप निमोनिक से मत याद करो, आप कंसेप्ट समझ के करो। जैसे कि अगर हार्ट के वाल्व में कोई लीजन है, जैसे मैं डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, पर अगर हार्ट के वाल्व में लीजन है तो एक कॉमन वाल्वुलर लीजन जिसका नाम आपको पता होना चाहिए वो है कि एमआई के बाद में जो सबसे कॉमन वाल्व इन्वॉल्व होता है। ये खुद में ही एक एमसीक्यू है कि आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ नहीं, खुद में ही क्वेश्चंस हैं कि जैसे विच इज़ द कॉमनेस्ट वाल्वुलर लीजन विच इज़ सीन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। जैसे रोमैटिक हार्ट डिजीज़ के बाद में तो आप जानते हैं कि भाई माइट्रल स्टेनोसिस होता है। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ के बाद में तो माइट्रल स्टेनोसिस होता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, एमआई हुआ, तो उसके बाद में जो सबसे कॉमन वैल्वुलर लीजन देखने को मिलता है वो माइट्रल रीगर्जिटेशन होता है। तो अब मैं आपको लाइन डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पर कि भाई अगर माइट्रल रीगर्जिटेशन हो गया तो किस तरीके से हार्ट फेलियर के मैनिफेस्टेशंस आएंगे। इस टाइम पे प्लीज़ डू नॉट ड्रॉ, और अगर आप नोट्स वगैरह देख रहे हैं तो उनको देखना भी बंद कर दीजिए, सिर्फ मेरा पॉइंट सुनिए। देखिए हम जब भी हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे जो हमारा माइट्रल वाल्व होता है और ट्राइक्युस्पिड वाल्व होता है वो अपनी पोजीशन मेंटेन करता है। इन अ सेंस कि जो ट्राइक्युस्पिड वाल्व के लीफलेट्स होते हैं वो टाइटली अप्रॉक्सीमेटेड रहते हैं कि कोई ब्लड लीक नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे राइट वेंट्रिकल जब ताकत से कॉन्ट्रैक्ट किया तो इट विल सेंड ब्लड इनटू द पल्मरी आर्टरी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिक्कत क्या है कि राइट वेंट्रिकल तो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर भी गया और करने की वजह से ब्लड इज एबल टू गो इनटू द पल्मरी आर्टरी ऑफ द पेशेंट, लेकिन जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो देखिए हुआ क्या कि ब्लड अयोटा में तो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लीक करके लेफ्ट एट्रियम में चला गया। ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन वाल्वुलर लीजन जिसका नाम माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद में मिलता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड, देखिए आपकी मेरी पूरी जिंदगी में एक भी ड्रॉप ब्लड की, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में नहीं जाता है। नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड विल एवर गो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रिया, बट इन माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है 5 ml 10 ml ब्लड, एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्लड जब लेफ्ट एट्रिया में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट एट्रिया को डायलेट कर देगा, ये लेफ्ट एट्रिया में कंजेशन कर देगा। अगर लेफ्ट एट्रिया में कंजेशन हो जाएगी तो पल्मरी वेन्स में कंजेशन हो जाएगी, अगर पल्मरी वेन्स में कंजेशन हो जाएगी तो लंग्स में कंजेशन हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल सारा का सारा जो लंग्स का ब्लड है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आना होता है। भाई लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में एल से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और एल से लंग्स की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। लंग्स की इन्वॉल्वमेंट क्या मिलती है, पल्मरी एडिमा के मैनिफेस्टेशंस मिलते हैं। तो ये जो लाइन डायग्राम है ये आपको ये समझा रहा है कि क्यों माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से, क्योंकि एक सब्सटैंशियल काफ़ी मात्रा में ब्लड 5 ml 10 ml कुछ भी हो सकता है, कई बार एज मच एज 80 ml में से 25 ml 30 ml ब्लड जो है वो एलवी से एलए में चला गया। पे जहाँ पे आप में मुझ में एक भी ड्रॉप ब्लड की मूव नहीं करती, वहाँ पे सब्सटैंशियली लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड मूव किया, तो इसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया डायलेट कर जाएगा, पल्मरी वेन्स में कंजेशन होगी और पल्मरी एडिमा होता है जिससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब लंग्स में दिक्कत आ रही है। अब
अभी तक के जो कॉजेज़ मैंने पढ़ाए वो तो है ही हैं, उसके सिवा और क्या क्या कॉजेज़ हो जाते हैं उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोविड-19 की वजह से मोस्ट पेशेंट्स की जो डेथ हो रही थी उनको तो निमोनिया हो रहा था और ARDS हो रहा था। एक MCQ लिख लेते हैं यहाँ पे, कोविड-19 के पेशेंट्स में, SARS-CoV-2 के पेशेंट्स में डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? आप जानते हैं कि कोविड-19 का दूसरा नाम SARS-CoV-2 वायरस है। उसने पूछा कि कोविड-19 में पेशेंट की डेथ क्यों होती है, तो मृत्यु का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है डेथ का, एक्सपायरी का, वो है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको पल्मोनोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया गया हुआ है। और उसके सिवा कोविड-19 मायोकार्डाइटिस भी डेवलप हो सकता है। अगला जो कारण है उसको भी मैंने अलग से कार्डियोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है, उसका नाम है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मतलब हार्ट के जो वाल्व्स हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन आ गया और वो इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गए। तो अगेन सेम इशू हो सकता है कि डैमेज हो गया तो वाल्व्स क्योंकि अपर डैमेज्ड हैं, ठीक से अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पाएंगे और ब्लड लीक करके लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाता रहेगा। और आठवां जो कारण है वो ये है कि ये पेशेंट तो नोन केस ऑफ हार्ट फेलियर था, बट पेशेंट जो था वो दवाई खाना भूल गया, फॉरगेट मेडिकेशन। क्योंकि बहुत बार तो ऐसा भी होगा ना कि इनको हार्ट फेलियर हुआ था, आपने इनको लाइफ सेव करी, डिस्चार्ज किया मेडिसिन पे, इनको एस इनहिबिटर दिए, बीटा ब्लॉकर दिए। आप जानते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट के लिए डिस्चार्ज पे हम एस इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर देते हैं। लेकिन पेशेंट के घर पे शादी थी और वो बिजी हो गया और उसके वजह से उसने दवाई नहीं खाई। तो फॉरगेट मेडिकेशन इज़ वन ऑफ वेरी कॉमन रीजंस कि ये पेशेंट्स वापस एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, एक्यूट हार्ट फेलियर में आ सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूट से वो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में चले गए, मतलब आपने डिस्चार्ज कर दिया उनको, तो पेशेंट 5 दिन अस्पताल में भर्ती था। ट्रीटमेंट क्या होता है एक्यूट हार्ट फेलियर का डिस्कस किया जाएगा, पर पेशेंट 5 डेज के लिए एडमिटेड था। हमने उसको डिस्चार्ज किया, वो रेगुलरली दवाई खा रहा था, 6 महीना दवाई खाया, पर उसके बाद में उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी के कहने से शायद उसने दवाई खानी छोड़ दी, या घर पे मैरिज थी, लेट मी से उसकी डॉटर की मैरिज थी, बिजी था, रेगुलर मेडिसिन कंज्यूम नहीं करी, एंड ही ऑन द वेडिंग डे वेंट इनटू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है। टोटल मैंने 8 कारण आपको बताए हैं कि क्यों किसी मरीज में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है, जिसमें आपके एग्जाम में ही वुड लव टू हियर दिस टर्म वेट बेरी। वेट बेरी इज ड्यू टू थायमीन डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की कमी की वजह से इस टाइप से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। प्लस 1 और 2 तो कॉमन कॉजेज हैं ही हैं, इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी, सिवियर अनीमिया, जो कि हमारे देश में बहुत कॉमन मिलता है, जिनसे अल्टीमेटली आवर पेशेंट विल सफ़र। इवन रोमैटिक हार्ट डिजीज विद माइट्रल सिनोसिस से हार्ट फेलियर के फीचर्स डेवलप हो सकते हैं, जिसको मैं आगे लाइन डायग्राम में बना के दिखाऊंगा। रोमैटिक हार्ट डिजीज जो बच्चों में मिलता है उसमें कॉमनेस्ट वेल्वुलर लीजन जब वो 18 साल के बाद हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो माइट्रल सिनोसिस होता है। लेकिन MI के बाद में, हार्ट अटैक के बाद में जो सबसे कॉमन वेल्वुलर लीजन होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी मोस्ट कॉमन वेल्व लीजन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, the answer would be given as what I've described at the moment, that is mitral regurgitation. In fact mitral valve जो होता है ना हमारे हार्ट में, वो हाईएस्ट प्रेशर ग्रेडियंट पे ऑपरेट करता है। माइट्रल वेल्व भी ज़्यादातर माइट्रल, या तो माइट्रल सिनोसिस लिखा होता है या माइट्रल रिगर्जिटेशन लिखा होता है। तो बहुत बड़े स्टूडेंट्स की क्वेरी यही होती है कि सर माइट्रल क्यों होता है, आयोटिक भी तो हो सकता है या ट्राइकिस्पिड भी तो हो सकता है। तो बात है प्रेशर ग्रेडियंट की। माइट्रल वेल्व, ध्यान से सुनना, माइट्रल वेल्व एओर्टिक वेल्व से भी ज़्यादा हाई प्रेशर ग्रेडियंट पे ऑपरेट करता है। माइट्रल वेल्व में मतलब LV और LA, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर डिफरेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। हाई प्रेशर ग्रेडियंट पे ऑपरेट होने की वजह से इस वेल्व में डैमेज होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। और अब यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है कि जी ओवरऑल व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर शुड बी आंसर्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, सिंपल। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। मतलब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल करेगा तो राइट और लेफ्ट आपस में कनेक्टेड है। भाई लेफ्ट वाले में ब्लड लंग्स से आता है और राइट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को लंग्स में भेजता है। आप ये वाला डायग्राम देखें तो इसमें मैंने यही तो दिखाया है, जो फर्स्ट डायग्राम था, कि भाई जो राइट वेंट्रिकल है इट विल बी सेंडिंग ब्लड बाय द पल्मरी आर्टरी इनटू द लंग्स,
और लंग्स का जितना भी ब्लड पल्मरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है वो ऑक्सीनेट होके अल्टीमेटली वो सारा का सारा जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर कर रहा होता है, तो पूरा सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में कंजेशन होगी तो लंग्स में भी कंजेशन हो जाएगी, और लंग्स में कंजेशन होगी तो बेचारा राइट वेंट्रिकल भी फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था कि कई बार एमसीक्यूज में टर्म लिखा होता है कार्डियोजेनिक पल्मरी एडिमा, तो वो कार्डियोजेनिक से मतलब यही है कि भाई दोनों वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड हैं, और अगर लेफ्ट फेल होगा तो पल्मरी एडिमा तो होना ही है, पर साथ साथ में राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो जाता है। अब अगला पॉइंट देखो जो कि कंसेप्ट वाइज समझना है। कई बार एमसीक्यूज में वर्ड लिखा होता है, आपने अपने कैरियर में ये वर्ड पढ़ा होगा कॉर पल्मोनेल। कॉर पल्मोनेल मिलता है सिगरेट स्मोकर में, कॉर पल्मोनेल मिलता है, अगर नोट कर रहे हो तो बीच में एक लाइन छोड़ देना। कॉर पल्मोनेल मिलता है सिगरेट स्मोकर्स में जिनको सीओपीडी हो जाता है, ये रोज का 1 पैकेट या 2 पैकेट सिगरेट पीता है तो इनको सीओपीडी हो गया। सीओपीडी से क्योंकि लंग्स में डैमेज हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तो मैंने लिखा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और क्योंकि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन पल्मरी आर्टरी में भी होगा, जो पल्मरी आर्टरी हमारे राइट वेंट्रिकल से आ रही है वो सिकुड़ गई, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, तो अब मुझे लॉजिकली सोच के बताइएगा अगर ऑक्सीजन की कमी से पल्मरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए तो पल्मरी आर्टरी के प्रेशर को क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर पल्मरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ गया तो बेचारा राइट वेंट्रिकल फेल करना स्टार्ट कर देगा। आप अगर ध्यान से मुझे सुन रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ, मैं तो सिंपली ये बोला कि सिगरेट पीता था तो उसको सीओपीडी हो गया। सीओपीडी में ऑक्सीजन की कमी से पल्मरी आर्टरी का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अगर पल्मरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई राइट वेंट्रिकल एक कमज़ोर कमज़ोर पार्ट ऑफ द हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल ज़्यादा होते हैं तो उसमें ज़्यादा ताकत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्योंकि मसल ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा ताकत जनरेट कर सकता है, पर राइट वेंट्रिकल तो बेचारा कमज़ोर सा है। जब पल्मरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल फेल कर जाएगा, और राइट वेंट्रिकल अगर फेल करा तो फिर पेशेंट की जुगुलर वेन में कंजेशन आ जाएगी, पाँव में सूजन आ जाएगी। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल करता है तो लंग्स में स्वेलिंग आ रही है, पल्मरी एडीमा आ रही है। जब राइट वेंट्रिकल फेल करता है तो पाँव में सूजन आनी शुरू हो जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो हमेशा पल्मरी एडीमा लिखा होगा, लंग्स का एडीमा लिखा होगा। एल से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एल से लंग्स का एडीमा, पल्मरी एडीमा, एल एल लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लंग्स का एडीमा। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्योंकि बॉडी का सारा ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, अगर आपका राइट साइड काम ही नहीं करेगा तो ब्लड बेचारा आएगा कैसे, आएगा नहीं तो जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसमें ज़्यादा ब्लड होगा जिससे पाँव में सूजन आ जाएगी। पेशेंट बोलेगा पाँव में चप्पल नहीं डाल सकते, सैंडल्स नहीं डाल सकते, या अगर वो जुराबे डालेगा तो जुराबों पे निशान पड़ जाएगा उसके एंकल्स पे, पिटिंग पेडल एडिमा डेवलप हो जाता है। ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने गाइस आपको दिया इसको कॉर पल्मोनेल बोलते हैं। कॉर पल्मोनेल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स राइट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्यू टू नॉन कार्डियोजेनिक कॉज। मैं नॉन कार्डियोजेनिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हार्ट तो फेल हुआ था लेकिन कारण क्या था, कारण तो सिगरेट स्मोकिंग था ना। तो आपको दो कंसेप्ट समझने हैं, एक कार्डियोजेनिक और एक है नॉन कार्डियोजेनिक कॉज। कार्डियोजेनिक कॉज मतलब जैसे कि कोविड-19 मायोकार्डाइटिस हुआ, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में डैमेज हुआ तो राइट वेंट्रिकल भी फेल कर गया। सिवियर अनीमिया के पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकल फेल किया तो राइट वेंट्रिकल फेल कर गया। तो कभी भी अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल करे और राइट वेंट्रिकल भी फेल कर जाए, दोनों दोनों वेंट्रिकल फेल कर गए, दोनों भाई नालायक ही निकले, दोनों काम ही नहीं कर रहे, पहले लेफ्ट में फेलियर हुआ फिर राइट का भी फेलियर हो गया, उसे तो बोलते हैं बाई वेंट्रिकुलर फेलियर या कार्डियोजेनिक पल्मरी एडिमा। लेकिन अगर किसी मरीज में सिगरेट पीने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से सिर्फ और सिर्फ राइट वेंट्रिकल का फेलियर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राइट वेंट्रिकल का फेलियर हो रहा है, उसे बोलते हैं कॉर पल्मोनेल। तो दो सवाल आपको समझने हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकल फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। लेकिन कॉर पल्मोनेल बोलेगा तो फिर क्या आंसर करके आओगे, COPD। अगर पेशेंट को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से तो कॉर पल्मोनल डेवलप हो जाता है। तो अभी एटलीस्ट अल्फ़ाबेट से आपको क्या क्या याद करना है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर से लंग्स में एडीमा हो जाता है, एल से और एल, और सी और सी वर्ड से याद करना है। कॉर पल्मोनल मतलब अल्टीमेटली COPD है पेशेंट को। COPD में हुआ क्या था, फिर से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी से पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ गया। ऑक्सीजन की कमी से बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं एक को छोड़ के, पल्मरी आर्टरी।
पल्मरी आर्टरी डायलेट नहीं करती, कॉन्स्ट्रिक्ट करती, क्योंकि पल्मरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। याद है ना, 12वीं क्लास से पढ़ रहे हैं हम इसको। पल्मरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में बाकी सारी आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजन कैरी करती हैं, लेकिन पल्मरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है, तो वो नॉर्मल से अलग तरीके से बिहेव करती है। भाई ओनली आर्टरी कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी से ये डायलेट नहीं करती, ये ऑक्सीजन की कमी से ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। और इसके कॉन्स्ट्रिक्शन से, क्योंकि पल्मरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा, तो बेचारा राइट वेंट्रिकल फेल कर जाता है। क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ऐसे हुआ, तो इसे नॉन कार्डियोजेनिक कॉज के फॉर्म में बताया गया हुआ है। Once we get these questions right, now we come to the most critical part of the discussion, that is left ventricular failure कब बोलेंगे और right ventricular failure कब बोलेंगे। और बहुत बार जो केस आते हैं हमारे पास में, उनमें तो दोनों की फाइंडिंग्स होती हैं, बाई वेंट्रिकुलर फेलियर भी होता है। बट जैसे कि मैंने बताया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब लंग्स में एडीमा, और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब आर से रेस्ट ऑफ द बॉडी। रेस्ट ऑफ द बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, जैसे कि पीडल एडीमा पर्सन में डेवलप हो जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेट्स याद करिए पहले। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर वुड कंट्रीब्यूट टू लंग एडीमा। अब वो लंग एडीमा एमसीक्यू में लिखेगा कैसे, आपको डिस्क्रिप्शन कैसे देगा? तो वो लंग एडीमा या पल्मरी एडीमा की जगह पे लिख देगा पिंक फ्रॉथी स्पूटम। मतलब ये पेशेंट जो था, ये रात को सो रहा था, सडनली इसे सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, और इसको जो बलगम आ रही थी वो पिंक कलर की थी, क्योंकि ब्लड भी आ जाएगा साथ में, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें प्रेशर बढ़ गया, तो आरबीसीज भी लीक कर देंगे, और वो आरबीसीज भी फ्लूइड में प्रेजेंट है, तो आरबीसीज टूट जाएंगे, तो हेमोग्लोबिन की वजह से वो रेडिश पिंकिश अपीयर्स आ जाएगा। तो पिंक फ्रॉथी स्पूटम विल बी वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ पल्मरी एडीमा। जब भी आप पढ़ते हो सडन ऑनसेट, किसी पेशेंट को सोते सोते सडनली सांस लेने में दिक्कत हो गई और साथ में पिंक फ्रॉथी स्पूटम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको बचने के चांसेस तो कम है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर डेवलप हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DOE मतलब डिस्निया ऑन एक्सर्शन, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर का ठीक से काम ही नहीं करेगा। 80 ml की जगह पे उसमें से 79 ml ब्लड, 78 ml ब्लड, जो भी कम ब्लड गया ना, तो कम ब्लड अगर हार्ट से बाहर जाएगा तो आदमी नॉर्मल जैसा एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। एक्सरसाइज से मेरा मतलब कोई वजन की ट्रेनिंग नहीं है। एक्सरसाइज से मेरा मतलब यही कि भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा। एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कि भाई रूटीन उठ को वॉशरूम जाना है, वापस आना है, वो बेसिक एक्टिविटीज़ वो कर नहीं पाएगा। और उसकी वाइफ बता रही है कि कल रात को ये सो नहीं पा रहे थे, जब भी ये लेटते थे तो लेटने में इनको सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती थी, और जब ये बैठते थे तो थोड़ा बेटर फील करते थे। तो इनकी वाइफ ने आपको बताया कि कल रात को उन्होंने क्या करा कि बेड के पीछे 2 बड़े सिरहाने लगा दिए, तकिए लगा दिए, ताकि ये बैठे बैठे ही सोने की कोशिश कर सकें। सो पेशेंट इज टेलिंग यू सर आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, बिकॉज बैठे बैठे सोना थोड़ा मुश्किल होता है। भाई अगर बस से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो बात अलग होती है। भाई वॉल्वो बस से फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, तो रिक्लाइनिंग वाली सीट होती है, आदमी सोता है पर कभी फ्रेश तो फील नहीं करते ना, क्योंकि जो सुपाइन पोजीशन में नींद आती है वो इस टाइप से बैठ के तो नहीं आ सकती है। तो पेशेंट कल रात को ठीक से सोया नहीं, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पल्मरी एडीमा हमेशा सुपाइन पोजीशन पे वर्सन हो जाता है। ऑर्थोपनिया का मीनिंग क्या होता है? ऑर्थोपनिया का मतलब होता है कि पेशेंट का जो सांस लेने की तकलीफ है, डिस्निया इंक्रीजेज ऑन सुपाइन पोजीशन। तभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हाई फाउलर पोजीशन में रखेंगे। वो हाई फाउलर में रखने का कंसेप्ट ही यही है कि सुपाइन पोजीशन पे जाते ही सेमी रिक्लाइनिंग पे उनका पल्मरी एडीमा रिलेटिवली लेसर हो जाता है। बाकी जो अगला टर्म है वो तो सिंपली यही बता रहा है कि पेशेंट की सांस तेज चल रही है, दैट इज टेकेपनिया। टेकेपनिया का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से ज़्यादा है। हम नॉर्मली 1 मिनट में तकरीबन 12 बार ही सांस लेते हैं, रेंज रहती है ऑब्वियसली 10 से 16। तो मैं बोल रहा हूँ कि तकरीबन हम लोग 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहे हैं, ये 1 मिनट में 24 बार सांस ले रहे हैं। तो क्योंकि इसका रेस्पिरेटर रेट हमसे ज़्यादा है, तो हम टेक्निकली फाइल पे लिखेंगे टेकेपनिया, और वैसे भी रेस्पिरेटर रेट तो हमने मेंशन करना ही होता है। जब आप इसकी नब्ज़ पे हाथ रखोगे तो आप देखोगे कि नब्ज़ कमज़ोर है, उसको बोलते हैं पल्सस ऑल्टरनेंस। वो पल्सस ऑल्टरनेंस खुद में ही एक एमसीक्यू है कि कहाँ पर मिलती है। तो जैसे एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की डिटेल लिख रहा हूँ, तो इसको अलग से डिस्कस किया जाएगा। पल्सस पैराडॉक्सिस, मैं अभी उसका मतलब नहीं बता रहा क्योंकि फिर डिस्कशन हमारा चेंज हो जाएगा। पर पल्सस पैराडॉक्सिस हम पढ़ते हैं जब हार्ट के आसपास फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, जो कि हार्ट को दबा देता है। कंडीशन का नाम है कार्डियक टाम्पोनाट।
इसको अलग से डिस्कस किया जाएगा। इन डिजीजेज ऑफ द आउटसाइड ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम के डिजीज मैंने पढ़ाए हैं, वहाँ पे मैंने कार्डियक टैम्पोनेट समझाया है। लेकिन अभी एमसीक्यू के लिए याद करना, पल्सस पैराडॉक्सस कहाँ मिलता है कार्डियक टैम्पोनेट में, लेकिन पल्सस ऑल्टरनाइंस कहाँ पे मिल रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, जिसमें नब्ज कमजोर हो गई है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी आपको कम मिलेगा, और अगर बीपी कम हो गया तो फिर किडनी की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगर किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी कम होगा। तो आप देखते हैं कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में जब हम इनपुट आउटपुट चार्टिंग करवाते हैं तो इनका यूरिन आउटपुट कहीं कहीं ज़्यादा कम मिलता है। जैसे नॉर्मल जो यूरिन आउटपुट होता है वो तो 1.5 लीटर्स पर डे होगा, लेकिन अब ये जो यूरिन आउटपुट है ये लेस देन 400 ml पर डे, और कई बार तो इनफैक्ट किडनी फेलियर भी हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है कि पहले उसकी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेल करी और फिर उसकी किडनी भी फेल कर गई। ये जो फीचर्स मैंने आपको बताए ये सारे के सारे कंजस्टिव हार्ट फेलियर के फीचर्स हैं। और कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वो क्या करेगा, वो इन सब को लिखने की जगह पे एक ऑस्कल्टेशन की फाइंडिंग लिख देगा कि व्हेन यू आर गोना पुट योर स्टेथोस्कोप अराउंड ऑन द लंग फील्ड्स ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे ये जो मैं स्टेथोस्कोप से मार्क कर रहा हूँ दैट इज अ ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग विच इज़ वन ऑफ द वेरी की वर्ड्स इन द एमसीक्यूज। कि जब आप पेशेंट की छाती पे सुपरा मेमोरी एरिया में, इंफ्रा मेमोरी एरियाज में, इंफ्रा एक्सलरी एरियाज में, इंफ्रा स्कैपुलर एरियाज में जब स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे तो क्योंकि एल्वोलाई में फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड लीक करके, मैं डायग्राम फिर से दिखा रहा हूँ, वो फ्लूइड आया कहाँ से था, जो हार्ट के आसपास की ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स की ब्लड वेसल्स हैं, उन सब में कंजेशन हो गई क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा, तो प्रेशर ट्रांसमिट होके लंग्स की ब्लड वेसल में गया और ये फ्लूइड लीक करके एल्वोलाई में जा रहा था, जिसे हम बोल रहे थे पल्मरी एडीमा। तो इस पल्मरी एडीमा की ऑस्कल्टेशन की फाइंडिंग लिखी होगी बायलैटरल फाइन क्रैपिटेशंस, या कई बारी क्रैपिटेशंस लिखने की जगह पे वो क्रैकल्स लिख देगा। तो जब भी आप ये वर्ड पढ़ें फाइन क्रैपिटेशंस या पढ़ें क्रैकल्स इन द चेस्ट, तो ये सिग्निफाई करता है क्रैपिटेशंस इन द चेस्ट, क्रैकल्स इन द चेस्ट, कि जो हमारा पेशेंट है उसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक की जो चीज़ें हैं अगर हम वो लॉजिकली पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा। तो एमसीक्यू वाइज जो मेन याद करना है, लंग एडीमा की ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग याद करनी है, बायलैटरल फाइन क्रैपिटेशंस जो मैंने पॉइंट नंबर 8 पे बताई है। अब आते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर पे, कि अगर किसी पेशेंट का राइट वेंट्रिकल फेल कर जाए तो फिर क्या क्या मैनिफेस्टेशंस मिलेंगी। तो पहली मैनिफेस्टेशन होगी कि पेशेंट की जो जुगुलर वेन्स होती हैं, जो गर्दन में इंटरनल जुगुलर वेन होती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है, क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा, उन वेन्स में कंजेशन इंक्रीज होने की वजह से जुगुलर वेनस प्रेशर की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। जो गर्दन की नसें हैं, देखिए नॉर्मली तो ये गर्दन की नसें नहीं दिखाई देती, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनमें तो गर्दन की नसें भी दिखाई दे रही हैं, बट अदरवाइज रूटीनली तो वेन्स में वेन प्रोमिनेंस नहीं होती है। यहाँ पे जुगुलर वेनस प्रेशर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मली जो जुगुलर वेनस प्रेशर होता है वो 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू मोर देन 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मिलेगा। ये याद ध्यान रखना, ये मिलीमीटर नहीं है। नॉर्मली तो ब्लड प्रेशर तो मिलीमीटर और मरकरी में करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आंसर करोगे सेंटीमीटर ऑफ वाटर में जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज्ड है। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में थोड़ा हाईफाई दिखाने के लिए, वो एलिवेटेड जेवीपी लिखेगा तो उसको पता है कि आप निकाल लोगे, तो वो क्या लिख देगा, एब्डोमिनो जुगुलर रिफ्लक्स। तो बात एक ही है, चाहे हम बोलें कि प्रोमिनेंट नेक वेन्स लिखें, एलिवेटेड जेवीपी लिखें, प्रोमिनेंट जुगुलर वेन्स की जगह पे एब्डोमिनो जुगुलर रिफ्लक्स लिखाओ, दे ऑल इम्प्लाई द सेम कि राइट साइड ऑफ द हार्ट काम नहीं कर रहा। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड है वो लीवर के थ्रू होके आ रहा था, लीवर का जितना भी ब्लड होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है। तो अगर राइट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो लीवर में कंजेशन हो जाएगी। इस लीवर के कंजेशन की वजह से लीवर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, हिपैटोमेगैली हो जाती है। जो नॉर्मल लीवर का जो स्पैन होता है, लीवर स्पैन का मतलब होता है अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर। नॉर्मली जो हमारा लिवर स्पैन होता है वो तकरीबन 12 से 15 सेंटीमीटर होता है। लिवर स्पैन से मेरा मतलब है अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर का जो स्पैन है वो तकरीबन 12 से 15 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि हार्ट काम नहीं करेगा तो इस लिवर स्पैन को इंक्रीज हो जाना है, तो हिपैटोमेगैली मिलेगी। तो जब आप पेशेंट के पेट पे राइट अपर क्वाड्रेंट में फील करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ लिखा
राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट, वो राइट अपर क्वाड्रेंट क्यों पेशेंट यहाँ पे दर्द बता रहा है, या मैंने जब हाथ रखा तो वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट क्यों आ रहा है पेशेंट में, दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ द कंजेशन दैट इज़ अकरिंग इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ट्रेडिशनली हम राइट अपर क्वाड्रेंट की जो पेन है वो गॉल ब्लैडर के साथ, कोलेसिस्टाइटिस के साथ पढ़ते हैं, कोलेलिथियासिस के साथ में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं किसी गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लिवर में कंजेशन है, लिवर का जो कैप्सूल है उसकी स्ट्रेचिंग होगी। और लिवर का कैप्सूल क्यों स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड हार्ट में जाना चाहिए वो आगे जा ही नहीं पा रहा। तो लिवर में कंजेशन है, उसकी वजह से राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट या हेपाटोमेगैली डिस्क्राइब होगा। हेपाटोमेगैली मतलब लिवर का जो नॉर्मल स्पैन है, नॉर्मल होता है 12 से 15 सेंटीमीटर, वो अल्ट्रासाउंड पे आपको स्पैन रिलेटिवली ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा कई वाले केसेस में इवन स्प्लीन का साइज़ भी इंक्रीज हो सकता है, पर ये ज़्यादा कॉमन फाइंडिंग नहीं है। तो मेनली आपको याद करना है ए और बी, दैट इज़ एलिवेटेड जेवीपी एंड हेपाटोमेगैली। इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके अलावा आई मीन एनी मेडिकल इलनेस की वजह से पेशेंट ठीक से खा नहीं पाएगा, उसको वॉमिटिंग होने की संभावना इंक्रीज रहती है। तो पॉइंट नंबर डी जो बहुत करेक्टरिस्टिक नहीं है। नोजिया वॉमिटिंग तो इवन वायरल हेपेटाइटिस में मिलता है, नोजिया वॉमिटिंग तो कीमोथेरेपी के बाद में भी मिलता है। तो मैंने बोला पॉइंट नंबर डी से कोई डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अब जो फाइंडिंग बता रहा हूँ उसकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है। वो है कि पाँव में सूजन आ जाएगी, दैट वुड बी पीडल एडीमा। दिस पीडल एडीमा वुड बी ऑफ द पिटिंग वैरायटी, कि जब आप अपने अंगूठे से प्रेस करोगे उसके एंकल जॉइंट पे तो वहाँ पे गड्ढा पड़ जाएगा। ग्रेडिंग ऑफ पिडल एडीमा भी होता है जो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपनी याद रखना है कि पिटिंग पिडल एडीमा कंजस्टिव हार्ट फेलियर में मिलता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लेटे हुए होते हैं, जो चलेगा उसके तो पाँव में सूजन आएगी, अगर चल नहीं रहा तो फिर तो पाँव में सूजन नहीं आने वाली। तो अगर पेशेंट लेटा हुआ है और उसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर का आपने एडिमा देखना है, तो लेटे हुए पेशेंट को आप क्या करेंगे, आप टर्न करा दीजिए। और जब टर्न कराएंगे, जैसे लॉग रोल में टर्न करते हैं, लॉग रोल जब ट्रॉमा वाले केस में, तो वैसे लॉग रोल में जब आप टर्न कराओगे तो उस टाइम पे आप पेशेंट की बैक में सेक्रल एरिया पे एडिमा देख पाएंगे। तो सेक्रल एडिमा कैन बी प्रेजेंट। और अदरवाइज एक और तरीका है, पेशेंट का वेट चेक करवा लीजिए, क्योंकि जितने भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनमें बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इन पेशेंट्स में वज़न जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वैसे भी देखिए, जब हार्ट काम नहीं करेगा तो किडनी की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी, और किडनी क्या अब रिलीज करेगी, एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वो सॉल्ट को भी बॉडी में ले लेता है, वाटर भी ले लेता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के मरीजों में एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। वो बढ़ने की वजह से उनके शरीर में सॉल्ट भी ज़्यादा होता है, पानी भी ज़्यादा होता है। दैट इज़ द रीज़न कि जब नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा रिस्ट्रिक्टेड वाटर इनटेक, रिस्ट्रिक्टेड सॉल्ट इनटेक। क्यों, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के मरीज में एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। आप जानते हैं जब भी किडनी की ब्लड सप्लाई कम होगी तो जीएफआर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, किडनी को लगेगा भाई कि मुझे तो ब्लड मिल नहीं रहा, तो वो एक हार्मोन रिलीज करती है। जब भी किडनी की ब्लड सप्लाई कम होती है तो वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम एल्डोस्टेरॉन होता है। और ये एल्डोस्टेरॉन यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर खींचेगा, और अगर खींच लेगा तो पूरी बॉडी में सूजन भी आ जाएगी। और तभी हम इन पेशेंट्स को रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड्स के लिए एडवाइस करते हैं, लिमिटेड सॉल्ट इनटेक के लिए एडवाइस करते हैं। और जो डेटा मैंने यहाँ ब्लू से लिखा है वो तो मस्ट नो है कि कभी आप किसी सवाल में सांस लेने में दिक्कत, पिंक फ्रॉथी एडिमा ना भी याद रहे, लेकिन अगर आप पकड़ रहे हो कि बायलैटरल क्रेपिटेशंस लिखा है, मतलब एल्वलाई में फ्लूइड है, दैट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। और अगर पाँव में सूजन साथ में लिखा हुआ है, दैट मीन्स राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। और मेजॉरिटी जो केसेस हमारे पास आते हैं उनमें बाई वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। अब मैं एक सेपरेट कलर से एक फाइंडिंग मेंशन करूंगा जो दोनों पेशेंट्स में मिलती है, वो है टैकीकार्डिया। कि जितने भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें कॉम्पेंसेटरी टैकीकार्डिया मिलता है। इस कॉम्पेंसेटरी टैकीकार्डिया ये कॉमन फाइंडिंग है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर दोनों में प्रेजेंट होती है। और इस टैकीकार्डिया का कारण सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन है। तो जब सिम्टम्स की बात हो तो सिम्टम्स में मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि जितने भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो मेरे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो लेकर आएंगे ही आएंगे, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ में यहाँ पर एक और सिम्टम मैं मेंशन कर सकता हूँ टैकीकार्डिया के परस्पेक्टिव से, दैट वुड बी पैल्पिटेशंस। जितने भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो जब हमारे पास आएंगे तो वो ये भी बोलेगा कि मुझे महसूस होता है जैसे हार्ट दुख दुख कर रहा है, आई कैन फील माई हार्ट। जो एमसीक्यू तो इंग्लिश में होता है, उसमें लिखा होगा पेशेंट परसीव्स हार्ट फ्लटरिंग सेंसेशन इन द चेस्ट।
और ही कैन परसीव पाउंडिंग सेंसेशन इन द चेस्ट, क्योंकि हार्ट तेजी से बीट कर रहा है, सो पैल्पिटेशंस लिखा हुआ हो सकता है। और सिंपैथो, क्योंकि टैकीकार्डिया के लिए सिंपैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन चाहिए, तो साथ में इसको स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, तो डायाफोरेसिस। तो आप नोटिस करोगे कि जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, जब वो चेयर पे बैठा होगा तो उसकी सांस उसकी ज़्यादा चल रही होगी, हाफ रहा होगा, उसके माथे पे पसीना, आपकी कैजुअलिटी में, एम्स हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में एयर कंडीशनिंग अच्छे से चलता है, तो किसी को स्वेटिंग नहीं हो रही। गर्मी का मौसम है, 48 डिग्री सेल्सियस है, कैजुअलिटी में एसी चल रहा है, कैजुअलिटी बिल्कुल चिल्ड है, ये इकलौता ऐसा मरीज है जिसे स्वेटिंग हो रही है। डायोफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। और ये दोनों जो मैनिफेस्टेशंस मैंने यहाँ पर लिखे, ये सिंपैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन के हैं, जो कि कॉम्पेंसेटरी एक्टिविटी होती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के मरीज में। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो कुछ मैंने आपको बताया, आप इसी टाइम पे इसी वीडियो में इसको वापस जाके डबल स्पीड पे फिर से सुनो, क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के सवालों के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन वाली तो अभी आगे पढ़ना है हमको, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि क्या क्या मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। जब आप अपने लिख के अपनी हैंड राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आप इन पॉइंट्स को याद कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स तो ब्लू से लिखे हुए हैं, बायलैटरल फाइन क्रेपिटेशंस मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, पिटिंग पेडेलेडिमा दैट इज राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, कॉमन फाइंडिंग्स बिटवीन द टू, excessive sweating, palpitations, which is because of the fact कि हार्ट कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से पावर जनरेट कर नहीं पा रहा, तो अगर पावर जनरेट नहीं हो रही तो क्या करें, रेट बढ़ा देंगे। भाई कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं फार्मूला से समझाता हूँ। फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए इस टाइम पे आप जब कंफर्टेबली मुझे सुन रहे हैं, तो आपका हार्ट रेट 80 पर मिनट है, रेंज होती है 60 to 100, तो मैंने 80 का लिया। और आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो है 80 ml, 70 से 80 ml की रेंज होती है, मैंने 80 लिया, तो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, तकरीबन 6.4 लीटर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैंने अपर लिमिट लिया है ना, मैं लोअर लिमिट लेता तो थोड़ा वैल्यू लेस आ जाती, जैसे लेट मी से अगर मैं लूँ 60 पर मिनट और यहाँ पे मैं वैल्यू लूँ 70 ml की, तो वैल्यू आ जाती है 4.2 लीटर। हमारा कार्डियक आउटपुट वेरिएबल है। अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो हार्ट रेट बढ़ने से, ये मैथमेटिक्स में, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं करानी, मुझे ये बताना है कि अगर आपका मेरा हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बॉडी क्या कर रही है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाए, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाए तो बॉडी हार्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देती है। तो सिंपैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन से ही तो होगा, जिसकी वजह से उसको स्वेटिंग हो रही थी और उसको पाल्पिटेशंस के मैनिफेस्टेशंस आ रहे थे। हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो वेरी करता रहता है, वो डिपेंड करता है। अगर आप रनिंग करते हैं रेगुलरली तो आपका जो हार्ट रेट, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है 80 ml के आसपास होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो 70 ml के आसपास में होगा। ये एक रेंज है, एक रेंज है कार्डियक आउटपुट की। आपका और मेरा जो कार्डियक आउटपुट है वो वेरिएबल होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो बढ़ जाता है, जब हम रेस्ट पे होते हैं तो कार्डियक आउटपुट रिलेटिवली लेस हो जाता है। लेकिन जिनको कंजस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें तो सिग्निफिकेंटली लेस हो जाता है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम 80 की जगह पे सिर्फ 40 ml हो जाए तो कार्डियक आउटपुट तो आधा ही रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है वो आधा ही बाहर जा रहा है, तभी तो हार्ट में कंजेशन हो रही है, तभी तो उसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोल रहे हैं। और प्लस ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में कभी बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई तो कम होते ही बॉडी हार्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देती है कि भाई ब्लड को बाहर भेजो, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट का मसल तो काम नहीं कर रहा, तो तेजी से तो उसको, ठीक है काम तो नहीं कर रहा लेकिन उसको तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, ताकि एटलीस्ट वो कम काम कर रहा है पर ज़्यादा बार करेगा तो फ्लूइड बाहर भेज पाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हार्ट का मसल डैमेज हो गया तो वो कम काम कर रहा है, तो वो कह रहा है ठीक है काम तो कम कर रहा है, पावर कम हो गई ना, तो मैं रेट बढ़ा देता हूँ। तो अगर मैं रेट बढ़ाऊंगा तो मैं कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फ्यू मिनट्स ये फिजियोलॉजी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं उनको पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। बहुत बार तो हॉस्पिटल लाते लाते तक डेथ हो जाती है। और क्योंकि ये टैकीकार्डिया लाइफ सेविंग है, ये टैकीकार्डिया लाइफ सेविंग है, तो अगर गलती से मैंने एज अ फिजिशियन अगर इस पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे दिया, मैंने इसको आईवी मेटोप्रोलोल दे दिया, तो ब्रेक्स लगाते ही कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। मेटोप्रोलोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। भाई एस्थमा सीओपीडी तो आप जानते ही हो कि बीटा ब्लॉकर एस्थमा सीओपीडी में नहीं देते, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में नहीं देते, लेकिन बीटा ब्लॉकर को एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी नहीं देते। देखिए मैं अगर आपसे वैसे भी पूछता ना कि मुझे बीटा ब्लॉकर की कॉन्ट्राइंडिकेशन बताओ, तो एस्थमा में सीओपीडी में हम नहीं देते हैं। तो वो मैं रेसिपी में अलग से डिस्कस करूंगा कि एस्थमा सीओपीडी में क्यों नहीं देते, लेकिन ट्रेडिशनली मैंने देखा कि मोस्ट स्टूडेंट्स को मालूम होता है।
तो एस्थमा और सीओपीडी वाला तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हार्ट फेलियर के मरीज में भी हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं यूज़ करते हैं। तो ये थेरापेटिक्स में भी आएगा कि वो आपको क्वेश्चन में बताएगा ऑल आर ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल फेलियर एक्सेप्ट। तो आपने वहाँ पे बीटा ब्लॉकर याद करना है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर मतलब बी से बीटा ब्लॉकर, बी से ब्रेक लगा दी, और ब्रेक लगाते ही बेचारी जिस चीज़ से उसको ज़िंदा रखना था, जो इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट ने उसको ज़िंदा रखना था, उस पर आपने अगर ब्रेक लगा दिए तो पर्सन की डेथ होने के जो चांसेस हैं वो सब्सटैंशली इंक्रीज हो जाते हैं।